ज़िंदगी है तो हादसे तो होंगे ही, पर ज़रूरी ये है कि उन हादसों से सीख कर आने वाले समय में ऐसे हादसे न हों, इसका ध्यान रखा जाए। कितना सीखेगा भारत, कितना सीखेगी दुनिया अहमदाबाद प्लेन क्रैश से। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन हेमंत सिंह चौहान। सर, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपने आपका कीमती समय निकाल कर इस पर आज हम बात करेंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो हुआ उससे बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं जिनके जवाब हमारे पास में अभी नहीं हैं। जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो आपके मन में कौन से सवाल उठे हैं जिनका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, और साथ ही जो हमारे पायलट्स थे उनका अनुभव और उनका प्रशिक्षण की क्या भूमिका है हादसे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैंने वो वीडियो देखा मुझे ऐसा ही लगा था कि एयरक्राफ्ट में इनिशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज उसने टेक ऑफ बहुत नॉर्मली किया एंड अबाउट 119-120 मीटर्स की हाइट गेन करी, विच इज़ नॉट वेरी स्मॉल थिंग। इतना पावर तो था एयरक्राफ्ट में कि इतने पैसेंजर्स के साथ, इतने फ्यूल के साथ, बिकॉज दिस वाज अ लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट जिसको लंदन तक जाना था। तो इस एयरक्राफ्ट में वेट काफ़ी था और उस वेट के साथ, पैसेंजर्स के साथ उसने टेक ऑफ किया है। सो इनिशियली देयर अपीयर्स टू बी नो प्रॉब्लम विद द एयरक्राफ्ट, बट लेटर ऑन जिस तरह से वो सिंक हुआ है, ऐसा लगा था कि इंजन ने अपना थ्रस्ट खो दिया है। एंड इट केम आउट लेटर ऑन जब पायलट ने मेडे कॉल दिया था कि लूजिंग थ्रस्ट। तो ये या तो इंजन में माल फंक्शन हुआ है बहुत तगड़ा, या तो फिर बर्न हिट हुआ है, जिससे दोनों इंजन में हुआ है। बर्न हिट होने के बाद भी इतनी विग्रसली इंजन स्विच ऑफ नहीं होते और एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं होता है। देयर आर चेक्स एंड मैकेनिज्म इन द एयरक्राफ्ट, वो टेक ओवर कर लेते हैं। दिस वी विल कम टू नो वंस ब्लैक बॉक्स इज एनालाइज्ड बाय द एक्सपर्ट कमिटी टीम। टॉकिंग अबाउट द पायलट्स, see both the pilots were amply qualified. Captain Sumit Sabharwal, he had 8,200 hours of flying, and first officer Clive Kundar had about 1,100 hours. तो दोनों के बीच में 9,000 plus hours का flying था. Both were qualified, experienced in this type of flights. तो पायलट एरर हो सकता है, नहीं हो सकता, रूल आउट तो कभी नहीं कर सकते, बट अगेन एज आई सेड कि जब ब्लैक बॉक्स का एनालिसिस होगा उसमें पता चलेगा। फर्दर कमिंग टू द ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स, यस, ट्रेनिंग इज वेरी रिगरस। पायलट्स जब फ्लाइंग करते हैं उससे पहले उनका DGCA अप्रूव्ड एक कोर्स होता है, और DGCA के एग्जाम्स, DGCA इज डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे कंट्री में सिविल एविएशन को देख रेख करती है। तो इनके एग्जाम्स होते हैं और उसके बाद में वो एग्जाम्स क्लियर करने के बाद पायलट्स फ्लाइंग शुरू करते हैं। फ्लाइंग जब शुरू करते हैं तो फ्लाइंग में उनको CPL मिलता है, दैट इज कमर्शियल पायलट लाइसेंस, और इसमें अबाउट 185 to 200 आवर्स की फ्लाइंग होती है। नो, इट इज नॉट ओनली फ्लाइंग। फ्लाइंग करते समय ये लोग सिंगल इंजन पे ट्रेन होते हैं, और दैट इज बेसिक फ्लाइंग। उसके बाद ड्यूल इंजन, मतलब जिस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन होते हैं उनमें ट्रेन करते हैं, और उसके बाद फिर जेट इंजन पे जाते हैं। जो अभी ये ड्रीमलाइनर था, दिस वाज अ जेट इंजन। तो ये ट्रेनिंग एक फेज मैनर में होती है और बहुत ही शेड्यूल्ड होती है। बिसाइड दिस रूटीन में इनके चेक्स एंड टेस्ट होते रहते हैं टू चेक द प्रोफिशिएंसी ऑफ पायलट्स। DGCA ने कंपलसरी कर दिया है कि सभी पायलट्स को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में सिम्युलेटर में फ्लाइंग भी करनी है जी। मतलब आप अपने जहाज में तो फ्लाई कर रहे हो, आप सिम्युलेटर में भी फ्लाई कर रहे हो। सिम्युलेटर इज समथिंग लाइक अ कैबिन व्हिच इज लाइक अ कॉकपिट ऑफ अ एयरक्राफ्ट, जिसमें आपको वही फील आता है जो एयरक्राफ्ट में आता है। उसमें आप बैठ के टेक ऑफ, लैंडिंग और सारे मैनूवर्स कर सकते हैं, जिसमें आपके ऊपर एक इंस्ट्रक्टर होता है जो आपको चेक भी करता है कि आप सही से वो कर रहे हो। इससे क्या होता है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ता है, और जो गलतियाँ एयर में होनी है वो आपको ज़मीन में पता चलती है। So training is vigorous, but finally we are all human beings and these are machines. So what factor comes into play at that particular time?
वो कह नहीं सकते। जी, इसी के लिए इतने सारे चेक्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं। तो दैट्स व्हाट आई विल से अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ द पायलट्स। सर आपका काफ़ी आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रह चुका है। इस एविएशन एक्सीडेंट्स का मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? हाँ, जो मेन कॉजेज है ना इनके, देयर नंबर ऑफ कॉजेज। मैं ना मेजर कॉजेज की बात करूँगा। सिंस मशीन है, पायलट इन्वॉल्व है, तो पायलट एरर इज वन ऑफ द मेजर कॉज। अब इसमें पायलट एरर या ह्यूमन एरर अगर आप बोलो तो ह्यूमन एरर के अंदर दो चीज़ आती हैं, पायलट एरर एंड ह्यूमन एरर, जी, जी, जिसमें ह्यूमन एरर में टेक्नीशियंस भी आ जाते हैं। जी, तो जी, जो पायलट एरर है वो सबसे ज़्यादा जी। उसमें हाईएस्ट रैंक करता जी, है फॉर जी। दीज एक्सीडेंट्स। उसके बाद में मेंटेनेंस फेलियर होता है। जी, मेंटेनेंस फेलियर में या तो टेक्निकल फेलियर हो गया, कोई मशीन ने गिव अप कर दिया, और दूसरा होता है किसी ने उसमें सर्विसिंग करने में या मेंटेनेंस करने में कुछ कमी छोड़ दी। जी, नेक्स्ट इज वेदर कंडीशन, कि मौसम कैसा था। जी, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं जो वेदर कंडीशन में हुए। ठीक है, काजीकोड में जो हुआ था, बैंगलोर में हुआ था, अभी रिसेंटली एयरफोर्स का भी एयरक्राफ्ट जो हमने लूज किया था, जिसमें हमारे CDS गए थे, सारे वेदर रिलेटेड थे। तो वेदर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ATC एरर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है, इनके पास एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सारी जानकारी होती है। कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सी हाइट मेंटेन कर रहा है, कितनी दूरी पे है, जी, ये सारी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, और ये इंफॉर्मेशन दूसरे फ्लाई करते हुए जहाज़ों को दी जाती है, जी, सो दैट वो अपने आपस में सेपरेशन करके रखें। इसके अलावा ग्राउंड पे रडार्स भी होते हैं जो ये मेंटेन करके ATC को बताते हैं, सो दैट वो एयरक्राफ्ट बहुत नज़दीक ना आए। जी, बिसाइड्स ग्राउंड पे जो हो रहा है, एयरक्राफ्ट में भी सिस्टम होता है, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम बोलते हैं उसको। जब दो जहाज बहुत नज़दीक आते हैं तो उसमें एक वार्निंग आने लगती है जहाज़ों में जी, कि यू आर क्लोज टू समथिंग वेरी क्लोज, एनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आउट टू द ग्राउंड। तो कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी होता है। ये सारी चीज़ें हैं प्लेस में। अदर देन दैट बर्ड स्ट्राइक्स हमने बहुत सुना है, कॉमनली होता है, बट बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट्स बर्ड स्ट्राइक के कम देखे हैं। जी, एंड नेक्स्ट इज रनवे इंकर्शन। रनवे पे होता है जब क्या होता है कि जब जहाज लैंड कर रहा है रनवे पे, तो रनवे पे कोई जानवर आ गया, अननोइंगली कोई व्हीकल आ गया, या रनवे पे कुछ टूट फूट की जो हमने मिस कर दी, इन सब चीज़ों की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो रनवे इंकर्शन। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से एविएशन में एक्सीडेंट्स होते हैं। सर एविएशन एक्सीडेंट हो गया, अभी उसका इन्वेस्टिगेशन वो कैसे किया जाता है, क्या कैसे रिपोर्ट सबमिट की जाती है, और उसके बाद में ये हादसा दोबारा ना हो उसके लिए क्या मतलब हाँ, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कवर देते किया कि अहमदाबाद में तो अभी मल्टीपल एजेंसीज हैं। बोइंग इज डूइंग देयर ओन इन्वेस्टिगेशन, इंडियन एजेंसीज है, AAIB, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ये एजेंसीज अपने अपने तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगी। अब बेसिक जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है किसी भी एयरक्राफ्ट से की, तो उसमें देयर इज अ इक्विपमेंट कॉल्ड ब्लैक बॉक्स, जी, जो कि जहाज में जी, ऐसी जी। जगह रखा जाता है जी, जहां कोई भी इम्पैक्ट होने से, क्रैश होने से उसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, और ऐसे बड़े जहाज़ों में वो टेल में होता है। जी, हमने इस एक्सीडेंट में भी देखा, टेल पूरा इंटैक्ट था। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स में पहले होता था FDR बोलते थे, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, अभी उसको DFDR बोलते हैं, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये है, इसमें मोर देन 50-70 पैरामीटर्स एयरक्राफ्ट के रिकॉर्ड होते हैं फ्रॉम द टाइम द इंजन इज स्विच्ड ऑन। सारी चीजें रिकॉर्ड करता है कंटिन्यूसली जब तक फ्लाइट खत्म नहीं होती, जब तक हम लैंड नहीं करते। और उसी के साथ उसमें CVR होता है, विच इज कॉल्ड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये जो इक्विपमेंट है, ये पायलट्स के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा होता है उसको रिकॉर्ड करती है। पायलट जब ATC से या रडार से बात कर रहा होता है उसको रिकॉर्ड, तो पायलट के और ATC के कन्वर्सेशन जो है इसमें CVR में रिकॉर्ड होती है। तो ये दो चीज़ों का जब एनालिसिस करते हैं तो ये मदद करती है इन्वेस्टिगेटर को जानने में कि उस समय हो क्या रहा था जहाज में। तो जैसे हम बोलते हैं ना, रिक्रिएशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस, तो ये एक एनिमेशन को बनाने में, रिक्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है।
इस समय ये जहाज इतनी हाइट पे था, उसमें इंजन के पैरामीटर्स यहाँ थे, ऑयल का टेम्परेचर ये था, वगैरह वगैरह सारे पैरामीटर्स वो दिखाता है। सो दिस हेल्प्स द इन्वेस्टिगेटर कि इस जहाज में ये कारण रहा होगा इस हादसे में। सर, भारत अपनी एविएशन सेफ्टी को कैसे सुधारे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो? देखिए, आपके खुद के पर्सनल सजेशन मैं जानना चाहूँगी। हाँ, लाइक एयरफोर्स में तो हमने बहुत स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस बना रखे हैं और हमें फ्लाइंग करने से पहले एक लंबे टाइम तक ब्रीफिंग दी जाती है, जिसमें कि हमें वेदर की पूरी ब्रीफिंग दी जाती है। हमें ट्रैफिक कंट्रोल जो ऑफिसर्स हैं और रडार ऑफिसर्स हैं वो आके ब्रीफ करते हैं जी कि आज की तारीख में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ग्राउंड में और जी, क्या जी, होने वाला है। जी वो लोग हमसे ये भी शेयर करते हैं कि इस एरिया में कौन से जहाज आपके फ्लाई करने वाले हैं। आप जिस एयरपोर्ट में जाके लैंड करोगे उस जहाज का पूरा ब्यौरा आपको दिया जाता है, उस जगह का पूरा वेदर, आपका एनरूट वेदर, ये सब जानकारी हमें दी जाती है। जी। एंड आई एम श्योर सिविल में भी ये सारी जानकारी शेयर की जाती है। जी बट इस पे कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज सिविल में एयरक्राफ्ट आर स्लाइटली मोर मॉडर्न, उनके पास वेदर रडार होता है और वेदर की उनको पल पल की जानकारी तुरंत मिलती रहती है। बट इन चीज़ों को सीरियस लेके पायलट कैसे आगे अपनी फ्लाइट को लेके जाता है मैटर्स। पायलट्स की रेगुलर ट्रेनिंग जो होती है उनको बार बार वेदर के एस्पेक्ट्स और वेदर मिनिमा समझाए जाएं। सिमुलेटर की ट्रेनिंग और ज़्यादा बढ़ाई जाए विद वेरी स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन बाय द इंस्पेक्टर्स। जो एयरक्राफ्ट हैं उनके मेंटेनेंस पे ध्यान दिया जाए। कई बार ये देखने में आया है कि जिस तरह से मेंटेनेंस होनी चाहिए वो होती नहीं, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सम एयरक्राफ्ट, तो जो एयरक्राफ्ट थोड़ा पार्शली सर्विसेबल होता है उसको भी लाइन में लगा दिया जाता है। इट शुड नॉट हैपन। डॉक्यूमेंटेशन कई बार फेक होती है, सही से होती नहीं है। बर्ड इन्फेक्टेड एरिया को बहुत सारे ब्रीफिंग्स में कवर नहीं किया जाता है, जो कि मुझे लगता है कवर करना चाहिए और हमको पायलट्स को बहुत क्लियरली बताना चाहिए कि आप जिस एयरपोर्ट पे जा रहे हो वहाँ पे इस एरिया में बर्ड इन्फेस्टेशन ज़्यादा है, तो बर्ड हैजार्ड है, बर्ड एक्टिविटी होगी, यू हैव टू बी कॉशियस। और अगर जरूरत पड़ती है तो आप लैंड ना करें, आप जा सकते हैं। देयर इज अ वेरी वेरी नोन प्रोसीजर फॉर द पायलट्स, इट्स कॉल्ड गो राउंड। वो पायलट को एक परमिशन देता है कि अगर लैंड करने से आते समय या फाइनल में टॉप फाइनल में भी अगर उसे लगता है कि मुझे सेफ नहीं लग रहा है तो मैं एयरक्राफ्ट को फिर से टेक ऑफ करके सेफ जगह पे लैंड कर सकता हूँ। तो ये प्रोविजंस हैं अवेलेबल, पर कितने यूटिलाइज होते हैं ये एक देखने वाली बात है। जैसे कि अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ तो उसके पास में हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल भी था जी आर्मी का जी तो वो बच गया जी। और एक जनरल बात करें तो एयरपोर्ट के आसपास जो बिल्डिंग्स होती हैं उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, वो कितना रोल प्ले करता है उसके लिए? एयरपोर्ट के आसपास एक पर्टिकुलर कोन होता है, 30 डिग्री कोन बोलते हैं जी, जिसमें बहुत क्लियरली डिवाइड किया गया है कि इस पर्टिकुलर हाइट से ऊपर की बिल्डिंगें नहीं होंगी। वो नॉमिनेटेड है, हर एयरपोर्ट पे अलग अलग है। बट होता क्या है, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एंड लाइक पर्सनली मेरा तो ऐसा मानना है कि उस एरिया में एक फ्लोर या 2 फ्लोर से ऊंची बिल्डिंग्स होनी ही नहीं चाहिए। वैसे हमने यहाँ देखा कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग थे जिसमें बहुत सारे लोग बच गए। आई डोंट नो वो एयरक्राफ्ट उस तरफ गया या पायलट ने उसको स्टीयर किया सो दैट ही डजंट कोलाइड विद दोस टार्स। बट ये टार्स नहीं होने चाहिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ज़मीन की कमी है बट सेफ्टी इज़ पैरामाउंट और इन सब रेगुलेशंस को बहुत मायने देना चाहिए। जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एक बिल्डिंग बनाने का क्लियरेंस देती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये काम है, उनको इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कितनी हाइट के बिल्डिंग्स या कितने टावर किस एरिया में क्लियर कर रहे हैं। चल जाएगा एटीट्यूड बहुत कॉमन हो गया है, जब तक ऐसे एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं तब तक हमारा चल जाएगा वो एटीट्यूड चलता है। सो दिस नीड्स टू बी थॉट अबाउट। सर बड़ौदा की बात करें हम तो आपका क्या व्यू है इस बारे में कि अभी तो बड़ौदा का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात विचार कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से बातें चल रही हैं,
सेफ्टी को लेकर आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा? बड़ौदा एयरपोर्ट, एज आई सेड इन द बिगनिंग, आई फ्लोन इन बड़ौदा एयरक्राफ्ट एंड उसमें जो ईस्ट से हम अप्रोच करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, वो तो बहुत सेफ है, बिकॉज वी आर गोइंग टूवर्ड्स दर्जीपुरा। हम ओपन एरिया की तरफ फ्लाई करते हैं। थोड़ा सा राइट में उसमें एयरफोर्स स्टेशन दर्जीपुरा पड़ता है, बट वो भी टेक ऑफ पाथ में नहीं पड़ता है। बट इफ यू फ्लाई टूवर्ड्स द वेस्टर्न डायरेक्शन, वी आर एक्चुअली फ्लाइंग ओवर द टाउन। इमीडिएटली बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, सो दैट वे इट इज सेफ। जी। बट अगर कोई इमरजेंसी होती है तो एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ के समय या अप्रोच के समय लैंड करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, ऐसा मेरा प्रेफरेंस। भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो, उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, और खास करके आपका फ्लाइंग एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि मैंने कुछ ऐसे ऑपरेशंस में काम किया है जिसमें कई लोगों की जान बचाई है। तो कैजुअलिटी इवैक्यूएशन मैंने बहुत किया है, और मेरे 2 टेन्योर थे कश्मीर में, और एक टेन्योर उस समय था जब हमने कारगिल वॉर देखा। तो उन दिनों टेररिज्म भी पीक पे था, तो कैजुअलिटी इवैक्यूएशन हमने बहुत करे हैं। कारगिल वॉर में पार्टिसिपेट किया है मैंने। एक टेन्योर किया है नॉर्थ ईस्ट में, तो एंटायर नॉर्थ ईस्ट आई हैव फ्लोन अ लॉट। नॉर्थ ईस्ट में शायद ही ऐसी कोई घाटी होगी जहाँ मैं नहीं गया। तो अगेन लॉट ऑफ कैजुअलिटी इवैक्यूएशन। और नॉर्थ ईस्ट कंपेयर टू कश्मीर इज़ डिफरेंट, बिकॉज कश्मीर में फिर भी कनेक्टिविटी है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह ऐसी हैं कि गांव के गांव कनेक्टेड ही नहीं है, पगडंडी होती है। तो वहाँ जब कोई बीमार पड़ता है या कुछ इमरजेंसी होती है तो एयरक्राफ्ट को ही जाना पड़ता है। तो फ्लोन अ लॉट इन दीज एरियाज। मेरे 3000 प्लस घंटे हैं हेलीकॉप्टर्स में। बिसाइड दैट मैंने माइक्रोलाइट्स भी बहुत फ्लाई की। My experience, more than 32 years of experience in Air Force, I have seen a lot of accidents and incidents. I have lost some of my good friends, mates, postmates, unit mates. और ये एक्सीडेंट्स आपको काफ़ी कुछ सिखाती है कि ज़िंदगी कितनी महत्वपूर्ण है, और हमें अपने प्रोसीजर्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, और हमको कितने शिद्दत से उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को हम यही मैसेज देना है, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को यही मैसेज दे सकता हूँ मैं कि जो हमारे रेगुलेशंस हैं और स्ट्रिक्ट किए जाएं। मेंटेनेंस, हमारी पॉलिसीज़ जो हैं, और जो जिस तरह से मेंटेन होते हैं एयरक्राफ्ट, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। पायलट की ट्रेनिंग, सिमुलेटर फ्लाइंग जैसे मैंने कवर किया, ये कंपनी देखेंगी। और अगर कहीं भी कुछ कमी लगती है तो उन कंपनीज पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए। जी। गवर्नमेंट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एज समटाइम बैक वी टॉक्ड अबाउट द एयरपोर्ट्स, कि एयरपोर्ट कैसे होने चाहिए। आज के तारीख में एयरपोर्ट को जितना कंजेशन हो रहा है वो सेफ नहीं है फ्लाइंग एनवायरनमेंट के लिए। जो एनवायरनमेंट है एयरक्राफ्ट के, जो रनवे के आसपास टावर्स आ रहे हैं और मोबाइल टावर्स आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक सीरियस कंसर्न है, और गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से मिलके इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए और अवॉइड करनी चाहिए ऐसी सब चीज़ें। इसके बारे में सही इन्वेस्टिगेशन आनी चाहिए, और उनका आउटकम रिकमेंडेशन सही से इम्प्लीमेंट होना चाहिए।